नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज 3 अगस्त 2026 और ये जो 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। तो अभी हम लोग इसका साइंस का और जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन मिला है ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो गई। ठीक है, यानी कि 40 जूल था पहले, अब 140 जूल हो गया। किया गया कार्य कितना होगा? तो आप लोग को पता होगा कि चेंज, जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, वर्क डन, किया गया कार्य कितना होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी बाद का काइनेटिक एनर्जी डिवाइड माइनस पहले वाला काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा? तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, अब 2 मेरे पास कितना है? 140। तो 140 माइनस अगर हम 40 जूल करेंगे तो कितना बचेगा? 100 जूल। और ये 100 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी बना हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। एक बल्ब की शक्ति यानी कि पावर को दे रखा है 60 वाट तथा वोल्टेज को दे रखा है 120 वोल्ट। उसकी प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। गाइस, जितने भी हम ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, अभी जो ये आरआरबी ग्रुप डी 3 अगस्त का जो पूछा गया है, इससे पहले हम जो आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट के नाम से हम पूरा सीरीज लाए हैं और करीब 14-15 वीडियो उसमें मॉक टेस्ट हम हर एक में 50 क्वेश्चन रहा है। तो एक भी क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगा ऐसा, 99% क्वेश्चन जो है जो उसी से आया है, वहीं से उठ के आया है। और एक बात आपको बता देंगे कि एक क्वेश्चन है अभी जो लास्ट में सेम टू सेम, अभी मात्र 16 या 17 घंटा हुआ होगा, हम वीडियो डाले हैं केमिस्ट्री टॉप 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, टॉप 80 केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस तरह से मात्र कितना 17, 18 या 19, 20 घंटा हुआ होगा अभी हम डाले, उससे एक क्वेश्चन हूबहू डिट्टो क्वेश्चन तो आ गया है। ठीक है, हम अभी बताएंगे। देखिए इस पर क्या पूछा गया कि एक बल्ब की राशि 60 वाट तथा वोल्टेज 120 वोल्ट है, उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? यानी कि धारा पूछ दिया है। अब यहाँ पे हमको दे रखा पावर दे रखा, वोल्टेज दे रखा और आई करंट दे रखा है। तो हम लोग को पता है V = क्या होता है? V = क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पे आप इस तरह से देख लो कि यहाँ पे होता है पावर बराबर कितना होता है? पावर बराबर होता है V × I होता है। ठीक है, V × I होता है। अब अगर हम इसी को, अब हमको निकालने क्या बोला गया? हमको निकालने बोला प्रवाहित धारा, यानी कि करंट को हमको निकालने के लिए बोला गया। अब इस करंट को हम क्या करेंगे? यहीं पे रहने देते हैं, वोल्टेज को इधर ले आते हैं, यानी कि करंट बराबर कितना हो जाएगा? पावर बटे वोल्टेज हो जाएगा। अब पावर मेरे पास कितना दे रखा है? तो 60 वाट है, तो 60, और मेरे पास वोल्टेज कितना दे रखा है? 120, तो 120 वोल्ट। अब अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन भी बना हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि तरंग की चाल भी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे रखा है। ठीक है, वेवलेंथ जो है इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे रखा है और इसका फ्रीक्वेंसी f दे रखा है, तो आवृत्ति f का सूत्र क्या होगा? अच्छा, यहाँ सूत्र ही पूछ दिया। आवृत्ति f का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा गया है। हमको v दे रखा है, क्या चाल दे रखा है v, हमको वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो अब आपको पता होगा कि v = बराबर क्या? लैम्डा × f होता है। V = कितना होता है? लैम्डा × f होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमको निकालना क्या? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी को हम यहीं पे रखते हैं, लैम्डा को इधर ले आते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे, एक मिनट क्या था? V = लैम्डा × f। ठीक है, अब हम अगर फ्रीक्वेंसी को इधर ले आते हैं तो V बटे लैम्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर V बटे लैम्डा, कहीं पे देख लो तो फ्रीक्वेंसी बराबर V बटे लैम्डा, ये B नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया है। क्या है? 80 ग्राम पानी, उसमें 20 ग्राम नमक को घोल दिया गया। बिलियन की सांद्रता प्रतिशत क्या होगी? यानी कि बिलियन का कंसंट्रेशन परसेंट क्या होगा ये, और हम ये भी क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो बिलियन का जो कंसंट्रेशन परसेंट जो होता है वो कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ आप लोग पहले समझिए। सबसे पहले क्या होता है? सोल्यूशन। अगर हम 1 गिलास क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, तो यहाँ पे 1 गिलास पानी लेते हैं और फिर इसमें हम चीनी को घोल देते हैं। तो जो मेरा चीनी है ये हो गया क्या? सोल्यूट। चीनी मेरे पास हो गया सोल्यूट। ये जो पानी है, सिर्फ पानी, ये जो पानी है, पानी मेरे पास हो गया सोल्यूशन, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो पूरा जो बन के बनेगा, यहाँ जो चीनी और पानी का जो घोल बनेगा वो हमको बन जाएगा क्या? सॉल्यूशन। अब इसी से यही तीनों का खेला है इसमें। ठीक है, तो अब क्या है कि कंसंट्रेशन परसेंटेज बराबर कितना होता है? तो टोटल सोल्यूट, ठीक है, जो घुला हुआ यानी कि जो चीनी जैसे कि था, यहाँ पे नमक दे रखा तो नमक, तो टोटल सोल्यूट कितना है? तो टोटल सोल्यूट है 20 है, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा? तो 80 ग्राम पानी है और 20 ग्राम नमक है, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम। और क्योंकि परसेंटेज में हमको निकालना है इसलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर या मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, मेरे पास कितना बचा? 20। ये सीधा आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों या संदेशों को प्राप्त करता है? अच्छा, न्यूरॉन का पहले एक पिक्चर बना लीजिए आप लोग।
ये देखो हम ये ऑलरेडी ये भी करवा के रखे हैं, ठीक है। न्यूरॉन का पिक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये यहाँ पे ब्रांचेज होता है, यहाँ से एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है न्यूरॉन और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांचेज वाला पोर्शन, ये वाला जो ब्रांचेज वाला पोर्शन होता है, ये सब इसको बोला जाता है डेंड्राइट। और सबसे पहले संकेतों को प्राप्त करने का जो सबसे पहला भाग होता है वो डेंड्राइट होता है। और डेंड्राइट ही क्या करता है, फिर इसको सेल बॉडी तक यानी कि न्यूक्लियस तक लेके जाता है। फिर न्यूक्लियस फिर उसको पहचानता है कि कौन सा सिग्नल है, गर्म वाला, गुदगुदी वाला सिग्नल है, ठंडा वाला सिग्नल है, किसी चोट वाला सिग्नल है, ठीक है। और उस हिसाब से वो दिमाग को संकेत देता है, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंड्राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये होता क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। ये जो फेनोमेना होता है जो आकाश का रंग या फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देना या फिर सूर्य उगते समय लाल दिखाई देना, डूबते समय लाल दिखाई देना, ये सब होता है किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। नीला, अच्छा एक चीज इसी को जो है ना, यहाँ जो ऑप्शन जो हम दे रखे हैं, ये ऑप्शन एग्जैक्टली इस तरह नहीं था, फिर किसी ने बताया कि नहीं ये ऑप्शन इस तरह नहीं था। अब आपको जो भी या तो इस तरह ऑप्शन दे रखा था या फिर ऑप्शन में ये दे रखा था कि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है और वायुमंडल में कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। तो अगर ये वाला ऑप्शन दे रखा है तो ये सही है, ये वाला दे रखा था, ये दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। देखिए तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अब ध्वनि की चाल जो होता है ना, सॉलिड में होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम सॉलिड में। लिक्विड में होता है इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है किसमें, गैस में। तो ध्वनि की चाल जो होता है गैस मीडियम जो होता है उसमें सबसे कम होता है, मैक्सिमम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया किस माध्यम में होती है सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस में, ठीक है, सॉलिड में हो जाएगा। और सबसे कम पूछता तो गैस में होता। चलिए ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है, C6H12O6 में। अब इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अच्छा देखिए यहाँ पे जो होता है ना, दो तरह का रिस्पिरेशन होता है, एक तो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है और जो एब्सेंट में होता है उसको एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। यहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन की बात किया गया, ठीक है। तो ग्लूकोज के विखंडन और ऊर्जा मिलता है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रिस्पायरेशन। और कितना एटीपी में टूटता है ये, और कितना एटीपी में 36 हमारे शरीर को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिस्पायरेशन, श्वसन। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, यानी कि जो हमारा जो इको सिस्टम होता है उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है, ये आपको पूछा गया। तो आप इस तरह से एक पिरामिड वाला स्ट्रक्चर तो पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि जो बड़े पेड़ पौधा हो गया या फिर छोटे पेड़ पौधा घास वास जो होता है ये होता है प्रोड्यूसर। और प्राइमरी उपभोक्ता जो होता है वो होता है कौन सा, शाकाहारी, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता कौन सा होता है, मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, जो मांसाहारी को भी खा जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवा निर्माण में किया जाता है, कि कौन सा विशेषता है। और आप लोग के ऑप्शन में भी इसी तरह से दे रखा था कि वह जो होता है ना गुड सॉल्वेंट होता है, यानी कि अच्छा विलायक होता है। जब ये अच्छा विलायक होगा तो इसको दवा कंपनी के द्वारा इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ देखिए यही वाला क्वेश्चन बोल रहे थे कि जो हम लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ये वाला आप लोग देखिएगा तो ये क्वेश्चन वहाँ पे हम करवा दिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने के द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था एंटोनी वॉन लेवोजियर के द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, मान लीजिए ए और बी को हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएं और हमको कोई सी प्रोडक्ट बन गया, तो ये जो दोनों का जो इसका जो मास इस दोनों का जो कुल मास होगा, अगर ये दोनों का कुल मास x है तो C का भी जो मास होगा वो x ही होगा, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कि जो केमिकल रिएक्शन से जो पहले है और जो बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उन दोनों का मास जो होता है सेम होता है, मास कमी नहीं होता। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये दिया किसने था, एंटोनी वॉन लेवोजियर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेनकाइमा ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए इसका ऑप्शन में हमको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, आप लोग बताइएगा करेक्ट मतलब कि एग्जैक्ट जो इसका ऑप्शन क्या था। देखिए ये जो है ऑप्शन ये तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये वाला दिया रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा जीवित पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं। लेकिन अब देखो पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोरेनकाइमा, हम तीनों को हम बता दें, ठीक है। पैरेनकाइमा क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को। ये जितना भी होता है ना ये सब होता है प्लांट का टिश्यू है, ठीक है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, ठीक है, ये स्टोर करके रखता है। एक मिनट, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये फूड स्टोर करता है। ये क्या देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पौधा को। और ये क्या करता है, ये टफनेस देता है।
ये पौधा को टफ बनाता है, टफनेस देता है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा पूछा गया है तो फूड स्टोर करेगा, स्क्लेरेन्काइमा पूछेगा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है पौधों में, और कोलेनकाइमा को पूछेगा तो ये टफनेस देता है पौधों में, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो जो तीनों अभी बताएं वो उसमें से अगर रहा होगा आपका ऑप्शन में तो वो मारना था, और अगर नहीं तो फिर ये इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन जो पावर होता है, मैग्निफिकेशन का सूत्र यहाँ से डायरेक्टली पूछ दिया, सूत्र फॉर्मूला पूछ दिया। अब हम लोग को पता है कि मैग्निफिकेशन पावर बराबर क्या होता है, जो इमेज का जो हाइट होता है डिवाइडेड बाय जो वस्तु का हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं जो आपके ऑप्शन में दे रखा है, m बराबर क्या होता है, इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय वस्तु का हाइट, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पे दे रखा है, v/u यहाँ पे दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। जो बल जो होता है यानी कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट का, ठीक है। यही इसमें बोला गया है न्यूटन के दूसरा गति नियम में। और यहाँ यही चीज होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मतलब यही कहने का मतलब है किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना, किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ये क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन सही है, इतना लिखा सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा अगर इस क्वेश्चन को पूरा खोल के पढ़ा जाए तो किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सूत्र ये पूछा गया था, ठीक है। तो अपवर्तनांक सूत्र क्या होगा ये, तो अब देखो अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो म्यू माध्यम 1 का जो होता है, माध्यम 1 उसका जो अपवर्तनांक होता है किसी दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हो जाएगा n2/n1। या तो आपके ऑप्शन में ये दे रखा था या फिर v1/v2 ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हम दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। जो था या तो आपको ये वाला पोर्शन दे रखा होगा या फिर ये वाला पोर्शन दे रखा होगा, दोनों ही सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। अपघटन का मतलब ही तो टूटना, ठीक है। जब कोई एक प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के द्वारा टूटता है और दो प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है अपघटन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक यौगिक टूटकर दो अधिक सरल यौगिक पदार्थ बना लेता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली की चयनशीलता। आज देखो ये वाला भी क्वेश्चन दो तरह का हमको मिला है, ठीक है। अब देखो दोनों में से आपका जो भी आया होगा सही होगा। देख लो कोशिका झिल्ली की चयनशील यानी कि सिलेक्टिव परमिएबल प्रकृति का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, केवल कुछ पदार्थों को ही अंदर या फिर बाहर जाने या फिर आने देता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन जो भी है ये अंदर जाएगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भेजेगा। बस इसी तरह का इसका काम होता है, जो मैं सिलेक्टिव किया हुआ प्रोडक्ट को ही बाहर जाने देगा या फिर अंदर आने देगा, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से हमको मिला है ये क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कि लचीली प्रकृति का क्या कारण है। तो ये क्या कारण है, इसका कारण है कि लिपिड का यानी कि डबल लेयर होता है। लिपिड का डबल लेयर होने के कारण ये जो होता है लचीला होता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोनों में से जो दिया था आप लोग देख लेना। विस्थापन और समय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ढाल क्या बताता है। कितना बार बता चुके हैं, मेरा पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लेना। क्या बताता है, वेग बताता है, ठीक है, वेग बताता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए अब इसका ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का बहुत जगह काम होता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में रहा होगा तो चिकित्सा में शरीर के आंतरिक अंगों की जांच हेतु इसका उपयोग किया जाता है। वरना यहाँ पे देख लो गर्भावस्था के दौरान क्या कहता है, भ्रूण की जांच करना, उसके भ्रूण का आयु पता करना, या फिर अगर कोई समस्या हो गया हो उसको पता करना, ठीक है। आंतरिक अंगों जैसे कि पेट की बीमारियां हो गई, लीवर, पित्ताशय, गुर्दा या फिर स्प्लीन जो हो गया। हृदय की जांच यानी कि इको कार्डियोग्राफी के लिए किया जाता है। गांठ यानी कि शरीर में कहीं पे गांठ हो गया तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है चिकित्सा प्रक्रिया में मदद करना यानी कि बायोप्सी में जो शरीर के अंदर जो बायोप्सी किया जाता है टिश्यू को काट के बाहर निकाल के, तो बायोप्सी में इसका यूज किया जाता है। रक्त प्रवाह को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कि कोई जो मेटल है, मेटल का कोई प्रोडक्ट बनता है, अगर ये अंदर से क्रैक्ड है उसको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे काम है, आप लोग देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। लेरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स जो होता है हमारे शरीर में, गले में, का मुख्य कार्य क्या है। अब यहाँ पे बता ही दिया गया है कि वॉइस बॉक्स का काम क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है, प्रोड्यूस साउंड, ध्वनि उत्पन्न करना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक दो जो करंट अफेयर से मिला है वो सभी देख लेते हैं। मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने 26 जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, ठीक है। और आपके जो 4 ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे, एक था उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। और मई 2026 में कौन सा स्टेट पे हुआ था, ये उत्तर प्रदेश पे होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन था, थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है।
जो एक्टर पहले था अभी जो राजनेता बन गए हैं, ठीक है। और इसका जो राजनीतिक पार्टी का नाम है उसका नाम है TVK यानी कि तमिलंगा बेत्री कड़गम, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा TVK। आप लोग TVK के नाम से याद रखिए, तमिलंगा बेत्री कड़गम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन हमको मिला है। और भी अगर किसी बच्चा को क्वेश्चन मिला होगा तो हम रात को एक पूरा शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट का हम एक साथ करवा देंगे। तो अगर किसी और बच्चे को अगर क्वेश्चन मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।